इसी बॉय और आज वीडियो में बात करने वाले हैं स्टॉक मार्केट के बारे में। और आप में से काफी लोगों ने कहा था कि भैया इसके ऊपर एक कोर्स बनाओ, तो एक कोर्स बना दिया है। आज हमारा पहला लेक्चर है, काफी लंबा होने वाला है। तो स्टार्ट करने से पहले एक एग्जांपल लेते हैं यार। हम सबको यार लाइफ में एक लग्जरी कार लेनी होती है, 50 लाख के करीब आती है यार आज के दिन। अब आप बोलोगे भैया मैं 20 साल का हूं, मेरे पास इतना बड़ा अमाउंट नहीं है। मैंने कहा एज्यूम करते हैं कि यार आप अपनी लाइफ लॉन्ग 30 साल काम करते हो और आप अपनी सेविंग्स करते हो। मैंने कहा 50 लाख की कार इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से 6% की महंगाई लो तो कल को 2.87 CR की हो जाएगी 30 साल बाद। आप बोलोगे भैया इतना बड़ा नंबर मैं कैसे लाऊंगा 30 साल बाद। मैंने कहा अगर आप आज के दिन 4.33 लाख निफ्टी के अंदर डालते हो एज अ सिंगल टाइम पेमेंट आज डालते हो तो 30 साल में यार 15% रिटर्न पास रिकॉर्ड है इसका, ये पिछले 40 साल का, ये वैल्यू आपको मिल जाएगी। आप बोलोगे भैया मेरे पास 4.33 लाख रुपीज नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर आप 2.58 लाख भी डालते हो जूनियर निफ्टी के अंदर जो कि 17% रिटर्न देती है तो आपका 2.87 CR हो जाएगा। भैया मैं स्टूडेंट हूं, मेरे पे 2 लाख रुपए भी नहीं है। मैंने कहा आपके पास 5,000 रुपए तो हो जाएंगे। अगर आप 5,000 रुपए पर मंथ डालते हो एज अ सिप अगले 30 सालों के लिए निफ्टी के अंदर, तो यार ये सेम अमाउंट आपका 2.87 CR बन जाएगा। अब आप में से काफी लोग एक लग्जरी गाड़ी नहीं लेना चाहते होंगे, पर शायद आप पूरी दुनिया घूमना चाहते हो कि यार मैं 20-25 नेशन घूम के आऊं, तब भी सेम अमाउंट है। तो आपका इतना छोटा सा अमाउंट आपको वो अचीव करा सकता है। एक और एग्जांपल लेते हैं, इसमें मजा नहीं आया इतना। मान लेते हैं 1979 में आपके पापा, दादा, नाना या परदादा ने अगर 200 रुपए पर मंथ डाले होते स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, और हर साल 2019 तक डालते जाते, जहां पे एज्यूमिंग की 10% का इंक्रीज कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट में, कि 1980 में वो 10% इंक्रीज करके 220 रुपए पर मंथ डाल रहे हैं, तो आज के दिन ये अमाउंट कितना होता? 1.48 करोड़। 200 रुपए पर मंथ आपको 1 करोड़पति बना देता आज के दिन। ये है स्टॉक मार्केट की ताकत। अगर आप इस वीडियो को यार कंटिन्यू करना चाहते हो, मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर डालना चाहता हूं। वीडियो देखें तो पूरा देखें, बहुत मजा आने वाला है। हो सकता है यार आपको लाइफ में कभी स्टॉक मार्केट में पैसा ना डालना हो, पर फाइनेंसिस की नॉलेज होनी जरूरी है। समझ रहे हो यार? ये सेम 5,000 रुपए लोग ऐसे ही महीने में वेस्ट कर देते हैं, और ये सेम 5,000 रुपए राइट जगह इन्वेस्ट हो तो कैसा अमाउंट निकल के आता है। देख रहे हैं तो पूरा देखें, बिकॉज हाफ नॉलेज इज डेडली। सो स्टार्ट करते हैं। अब जब हम यार स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, इंडिया के अंदर 2 सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजेस हैं। कौन से यार? कौन से? पहला है आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और दूसरा होता है आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। दूसरा क्या है? बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और पहला क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ये पुराना है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नया है। मैंने कहा इसके अंदर कितनी है यार आपकी टॉप 30 कंपनीज जो हैं वो आती हैं। क्या आती हैं? टॉप 30 कंपनीज आती हैं। और इसके अंदर क्या आती हैं? टॉप 50 कंपनीज आती हैं। इन टॉप 30 कंपनियों का जो इंडेक्स होता है कि ये कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसको हम क्या बोलते हैं यार? सेंसेक्स। ये क्या है? एक इंडेक्स है। सिमिलरली ये टॉप 50 कंपनियां कैसा परफॉर्म कर रही हैं, उसको इंडेक्स को हम बोलते हैं निफ्टी इंडेक्स। सिमिलरली ये भी सेंसेक्स इंडेक्स है। भैया इंडेक्स का मैं मतलब नहीं समझा। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि ये जो टॉप 30 कंपनियां हैं इंडिया की, इनको अगर मैं एक बैग में डाल दूं, ये बैग में डाल दिया, और मान लेते हैं आज के दिन इस बैग की वैल्यू 100 रुपए है, कल ये 101 रुपए हो जाती है, तो मैं क्या बोलूंगा कि सेंसेक्स 1% से इंक्रीज हो गया है। ये जो आप न्यूज में वैल्यू देखते हो, सेंसेक्स 1% ऊपर गया, 2% नीचे गया, क्या हमें उसका मतलब समझ में आ रहा है? सिमिलरली निफ्टी में भी जो टॉप 50 कंपनियां हैं, उनकी जो भी आज के दिन एक बैग में मैंने डाला, वैल्यू निकाली 100 रुपए है, कल ये 102 रुपए हो गई, तो मैं बोलूंगा 2% से इंक्रीज हो गई। ये चीज हमें समझ में आ रही है। किसी ने पूछा भैया मुझे कैसे पता चलेगा कि कोई कंपनी टॉप 30 में है या नहीं? कैसे पता चलता है? कौन बताता है? मैंने कहा जब कंपनियां बड़ी हो जाती हैं यार, तो उनको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया जाता है जो कि कहलाते हैं शेयर। तो एक कंपनी की वैल्यू, उसको हम यार मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन या मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं उसे। कैसे निकालते हैं? उसके एक शेयर की क्या वैल्यू है, उसके एक शेयर की वैल्यू ऑफ 1 शेयर इनटू टोटल नंबर ऑफ शेयर, कितने शेयर हैं। मैंने कहा लॉजिकल है, सब समझ में आ रहा है। अगर आज के दिन हम बात करें टॉप 30 कंपनीज में कौन आएगा भाई? रिलायंस आ जाएगा,
ठीक है। उसके बाद हम नीचे ऐसे जाते जाएंगे, HDFC बैंक, एशियन पेंट्स, ITC, ऐसे सारे के सारे हमारे टॉप 30 कंपनीज में आ जाएंगे। सिमिलरली टॉप 50 कंपनीज में क्या होते हैं, ये 30 कंपनियां तो होती हैं, साथ में 20 कंपनियां और होती हैं। क्या फील समझ में आ रही है हमें? बहुत ही बढ़िया। अब आप बोलोगे भैया तो आपने ये बताया अभी तक कि सेंसेक्स और निफ्टी जो हैं ये एक मीटर हो गए जो कि आपको स्टॉक मार्केट के बारे में बताते हैं कि टॉप 30 और टॉप 50 कंपनीज कैसे परफॉर्म कर रही है। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये तो है ही, साथ में मैं इस इंडेक्स से हमारी देश की क्या स्थिति चल रही है वो भी बता सकता हूं। एक आम आदमी जो है उसकी लाइफ में क्या स्थिति चल रही है हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं। आप बोलोगे भैया कैसे? मैंने कहा एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। पहले कुछ वैल्यूज और शेयर्स हैं यार जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा। सेंसेक्स कब स्टार्ट हुआ था यार? 1979 के अंदर स्टार्ट हुआ था। अब जब भी हम स्टार्ट करते हैं, जैसे मैंने यहां पे एक 100 वैल्यू ली थी ना, बेस वैल्यू, सिमिलरली उन्होंने भी यार 1979 अप्रैल में एक बेस वैल्यू ली थी 100, और उसके बाद हर साल देखते गए कि यार 100 के ऊपर गया, नीचे गया, कैसे जा रहा है, और अकॉर्डिंगली आपका एक ग्राफ कुछ प्लॉट करते गए। अगर हम आज की बात करें तो ये वैल्यू आपको पता है कितनी है? आप शॉक हो जाओगे। मैंने कहा एक चार्ट बनाने की कोशिश करते हैं। अगर आपने 1979 के अंदर ये 100 रुपए लगाए होते तो 1989 अप्रैल में ये 760 रुपए हो चुके होते। 10 साल बाद 1919 अप्रैल 1 को यही अमाउंट 3686 हो चुका होता। यही अमाउंट 2009 में 10,348 हो चुका होता। यही अमाउंट 2019 में 39,140 हो गया होता। ये मैं 1 अप्रैल की बात कर रहा हूं। और अगर अभी हम 2020 की बात करें, जब कोरोना आ गया है, तो मार्केट 39 से 32,424 पे, अभी वैल्यू चेंज हो सकती है, पे ड्रॉप हो गया है। क्या मैं यूं कह सकता हूं कि अगर मैंने 100 रुपए लगाए थे जनाब, ये 390 गुना हो गए हैं। ये 390 गुना हो गए हैं भैया। कोरोना को भी काउंट करो, मैंने कहा 320 गुना हो गए हैं। और जिन लोगों को, अभी हम पूरा कोर्स पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि ये चीज टेम्पररी है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, यहां तो पैसा लगाना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी वही सेम चीज हम आगे बात करेंगे सस्ते में, कल को इनकी वैल्यू बढ़ने वाली है। एक और एसेट लें यार जिसमें लोग बहुत पैसा डालते हैं। वो एसेट क्या है? वो है गोल्ड। मान लो 1979 के अंदर आपने गोल्ड में पैसा डाला होता तो आज के दिन 2019 तक वो चीज 45 टाइम्स हो गई होती। इनफैक्ट अब आप कोरोना में देखोगे, कोरोना तक 45 से ज्यादा हो गई होती। क्यों? क्योंकि गोल्ड एक ऐसी करेंसी है जिसकी वैल्यू तब बढ़ती है जब दुनिया में डर होता है। जैसे कोरोना के दौरान यार लोगों का रुपए पे से इंटरेस्ट मतलब भरोसा हट गया कि यार पता नहीं रुपया ऊपर नीचे जा सकता है, बैंक डूब सकते हैं, तो गोल्ड में पैसा लगाओ, गोल्ड की वैल्यू बढ़ गई। क्या ये चीज समझ में आ रही है हमें? थोड़े थोड़े चार्ट समझ में आ रहे हैं। व्हाट इज द पावर ऑफ इन्वेस्टिंग फील आ रही है। तो ये ग्राफ कुछ इस प्रकार से होता है यार। आज अगर हम देखें तो ये 2019 में अगर 39,000 पे था, आज ये कुछ ऐसे यहां पे 32,000 पे पहुंच गया होगा। अब यार यहां पे हमारी एक परसेंटेज निकलती है जिसे हम बोलते हैं CAGR, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, CAGR। अगर मैं यहां पे चेक करूं यार, इधर से लेके इधर तक हमारी जो CAGR रही है, मेरे को नहीं दिख रहा, पता आपको पता या नहीं, यहां दिख रहा है या नहीं, 15% रही है। ठीक है, टू बी प्रिसाइज ये 15 नहीं रही, ये 16% रही है, 16.1। ठीक है, 16% रही है। ग्रेट, ये हमें थोड़े थोड़े फैक्ट समझ में आ रहे हैं। अब मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था क्या कि यार ये जो सेंसेक्स इंडेक्स है और जो निफ्टी इंडेक्स है ये आपको बताते हैं कि देश के आम आदमी की जिंदगी की स्थिति कैसी है। ये कैसे पता चलता है? मैंने कहा इसके लिए हमें एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा जिसे हम बोलते हैं जीडीपी, जो कि हमने शायद 9th-10th में इकोनॉमिक्स में पढ़ा भी था, राइट? तो जीडीपी क्या होती है यार? जीडीपी होती है कि यार आपकी टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, बोर नहीं करूंगा पर लिखना तो पड़ेगा, टोटल वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री। ठीक है, ऐसी कुछ बकवास लिखी होती है। ठीक है, बेसिकली क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि इस देश के अंदर जितनी भी चीजें हैं, इस पेन से लेके, इसके मैंने 20 रुपए दिए, इस कैमरे की लेके, आपने अपनी गाड़ी खरीदी उसका पैसा, आप अपने स्कूल में पैसा डाल रहे हो उसका पैसा, सारी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है, सर्विसेज हुई हैं, या जो कुछ भी हमने प्रोड्यूस करा है, मैन्युफैक्चर किया है, उसकी वैल्यू क्या निकल के आ रही है, वो हम बोलते हैं जीडीपी। एक यार रेट भी होता है, जीडीपी रेट, वो डिफरेंट है, उसकी हम बात करेंगे बाद में। अब मैंने कहा अगर हम इंडिया की जीडीपी की आज के दिन बात करें तो ये कितनी है? 3 ट्रिलियन डॉलर। भैया ये कितना होता है? मैंने कहा डॉलर को 70 मान लेते हैं, ये 3 है। ट्रिलियन कितना है? ये है 1 लाख करोड़।
सो क्या मैं बोल सकता हूं हमारे देश की जीडीपी आज के दिन 210 लाख करोड़ है? ये चीज हमें समझ में आ रही है। अब मैंने कहा मैं एक और चीज आपको बताना चाहता हूं क्या कि यार ये जीडीपी किस कारणवश ग्रो करती होगी। भाई 3 ट्रिलियन आज है, आज से अगर मैं पहले चला जाऊं 1980 के अंदर तो उतनी नहीं थी, उस दौरान आई गेस 180 बिलियन डॉलर या इतनी कुछ थी। हर साल बेसिकली बढ़ रही है। तो बढ़ने के कारण क्या होते हैं? मैंने कहा बढ़ने के कारण 2 ही होते हैं। क्या होते हैं? जीडीपी बढ़ने के कारण 2 ही होते हैं। पहला होता है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो। पहला क्या है कि आप प्रोडक्शन बढ़ा दो, जितनी चीजें कंज्यूम और प्रोड्यूस कर रहे थे वो बढ़ा दो। दूसरा क्या होता है? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट बढ़ा दो। अरे जी भाव बढ़ा दो। क्या बढ़ा दो? वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट को बढ़ा दो। भैया समझ में नहीं आया। मैंने कहा मान लेते हैं इंडिया के अंदर जितने भी प्रोडक्ट बन रहे हैं उनको एप्पल से कंपेयर करते हैं कि इस साल 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए, 100 एप्पल प्रोड्यूस हुए और हर एक एप्पल की वैल्यू क्या थी? 1 रुपया थी। तो क्या मैं बोल सकता हूं देश की जीडीपी कितनी हो गई? जीडीपी विल बी नथिंग बट 1 रुपया इंटू 100 विच इज विल बी इक्वल टू 100 रुपए। अगले साल अगर मैं कहूं 100 रुपए की जगह 108 एप्पल बनते हैं, क्या मैं बोल सकता हूं मैंने यहां पे 8% का इंक्रीज किया प्रोडक्शन में? दिख गया सबको? और मैंने कहा कि 1 रुपये की जगह ₹1.06 रुपया हो गया है हर एक एप्पल का वैल्यू। सो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पे 6% का इंक्रीज आया है? इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मेरी जीडीपी कितनी निकल के आ रही है? ये आएगी 114.4। क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरी जीडीपी जो है वो 14% से इंक्रीज हुई है? अब यहां पे बहुत एक इंपॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात है जो कि मैं अभी आपको बताने वाला हूं। क्या ये जो 14% निकल के आया है यार, इसे हम बोलते हैं नॉमिनल ग्रोथ रेट। क्या बोलते हैं इसे? नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये जो नॉमिनल है ये क्या होती है? रियल जीडीपी ग्रोथ रेट प्लस इन्फ्लेशन। भैया समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? मैंने कहा ये जो 14% था, क्या मैं बोल सकता हूं दिस इज रियल जीडीपी। रियल जीडीपी क्या हुआ? इन्फ्लेशन को हटा के जो बचता है कि 6% तो जनाब महंगाई बढ़ गई थी, असली में तो जीडीपी 8% बढ़ी है। तो जो आप न्यूज़पेपर में परसेंटेज देखते हो वो ये 8% नंबर होता है, वो 14% नहीं होता। मुझे पता है आज के दिन यार आपकी जीडीपी एकदम डाउन जा रखी है, बट ये एक सिर्फ एग्जांपल है जो कि मैं शो कर रहा हूं और प्रेजेंट वैल्यूज को नहीं दर्शाता है। अब मैंने कहा क्या आपने बैंक की एफडी के बारे में सुना है? मैंने कहा हां जी। उसका भी एक एग्जांपल लेते हैं और समझने की कोशिश करते हैं, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा बैंक एफडी यार कितनी होती हैं? क्या देती हैं आज के दिन? 6% देती हैं, 6.5% देती हैं। मैंने कहा आज के दिन इन्फ्लेशन तो सेम रहेगा बैंक एफडी के लिए भी 6%। मान लेते हैं एक बैंक अगर 8% का रिटर्न दे रहा है, क्या मैं बोल सकता हूं 6 तो भाई इन्फ्लेशन है। रियल में तो आपको 2% का ही ग्रोथ मिल रहा है एक एफडी के अंदर। क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? क्या ये चीज हमें समझ में आ रही है? पर बैंक हमें क्या बोलता है? बैंक बोलता है भाई 8% रिटर्न दे रहे हैं आपको, और जब जीडीपी की बात आती है तब ये वाली रियल वैल्यू दिखाता है, और यहां पे बैंक हमें नॉमिनल वैल्यू दिखाता है। ये चीज समझ आ रही है? अब यहां पे मैंने जोर इसलिए दिया है क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, और इस वीडियो के अंदर मैंने एग्जाम्पल में बैंक एफडी की रेट 8% ले ली थी, और ज्यादा भी नहीं तो 1000-1500 कमेंट्स इसके ऊपर थे कि जनाब आपने 8% एफडी कैसे ली? 6.5% होती है मार्केट के अंदर। मैंने कहा मैंने इन्फ्लेशन भी तो हाई लिया है। आज के दिन इन्फ्लेशन 6% थोड़ी ना है। जब ये वैल्यू कम होती है, आपको समझना पड़ेगा यार मार्केट कैसे वर्क करता है। सेबी ने गाइडलाइंस दे रखी है कि आपका जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन यार जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बताना चाहूंगा। इन्फ्लेशन होता है महंगाई कितनी बढ़ रही है। सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग 4 ± 2% होना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जांपल रेफरेंस मैं बताना चाहूंगा 2018 में हमारा इन्फ्लेशन कितना था यार? दिस वाज नथिंग बट 4.86%। वहीं 2017 की अगर मैं बात करूं ये कितना था? 2.49%। वहीं अगर और नीचे 2016 की अगर मैं बात करूं दिस वाज नथिंग बट 4.94%। और वहीं अगर मैं 2015 की बात करूं तो ये कितनी वैल्यू थी? दिस वाज 5.87%। अब आप यहां पे देख सकते हो कि ये जितनी भी मेरी वैल्यूज आई हैं ये 4 ± 2% की रेंज में आई हैं। क्या ये हमेशा यहीं रहती है? मैंने कहा ना 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 ना, हमेशा यहां नहीं रहती। अगर मैं कुछ सिंपल एग्जांपल लूं, जैसे कि 1969 में ये सेम वैल्यू -0.58% थी। मतलब आज जो चीज 100 रुपए की है, अगले साल वो 100 में से
0.58 रुपीज कम की मिलेगी। सिमिलरली मैंने कहा 1974 की अगर मैं बात करूं तो उस साल 28.6% था, जो कि आज तक हाईएस्ट है, कि आज 100 रुपए की अगले साल 128 की मिलेगी। पर अगर हम पिछले 4-5 साल का देखें और सेबी की गाइडलाइंस देखें तो 4 + -2 रहता है। और इसमें भी वर्स्ट केस मैंने ले लिया कि यार चलो बड़ा सा बड़ा 6% की इंक्रीज हो रही होगी। आपको समझना पड़ेगा FD 8 क्यों होगी। FD 8 मैंने इसलिए ली थी जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इसलिए क्योंकि यार अगर महंगाई 6% से बढ़ रही है, आप बैंक में पैसा तब डालोगे जब बैंक आपको इससे ज्यादा कुछ रेट देगा। बैंक यार सरकार जो होती है वो हमेशा एक बैलेंस बना के रखती है, राइट। अगर ये वैल्यू बहुत ज्यादा हो गई, इंटरेस्ट रेट, लोग घर में बैठ जाएंगे, बैंक में पैसा डालेंगे, इंटरेस्ट आता रहेगा, काम नहीं करेंगे। और अगर ये वैल्यू बहुत कम हो गई तो क्या होगा, लोग बैंक में पैसा नहीं डालेंगे तो कैश फ्लो नहीं होगा। तो सरकार को एक बैलेंस बनाना पड़ता है। तो जब मैंने उस एग्जांपल में 8% लिया था, मैंने इन्फ्लेशन भी महंगी ली थी, राइट। आई होप हमें कुछ फंडे क्लियर हो रहे हैं यहां पे। अब इस बोर्ड को यार हम मिटा देते हैं, ठीक है, ये चीज हमें समझ में आ गई रियल जीडीपी क्या होता है। अब यार एक और चीज है जो कि हमें समझनी पड़ेगी, और उसको हम क्या बोलते हैं यार, मार्केट कैप। क्या बोलते हैं उसे, मार्केट कैप। भैया मार्केट कैप का मतलब क्या है। मार्केट, आपने देखा होगा यार अगर आप न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हो तो, मार्केट कैप अपॉन जीडीपी ऐसा कुछ बोला जाता है। जीडीपी तो भैया हमें समझ में आ गया, व्हाट इज दिस मार्केट कैप। मैंने कहा जितनी भी लिस्टेड कंपनीज हैं, सिर्फ टॉप 30 या 50 नहीं, जितनी भी कंपनीज हैं उन सब की मार्केट वैल्यू को अगर मैं ऐड कर दूं, समेशन ऑफ ऑल, समेशन मतलब एडिशन ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल लिस्टेड कंपनीज, जितनी भी कंपनीज हैं, अपॉन जीडीपी, आपको पता है ये वैल्यू कितनी आती है। एज्यूम करो कि देश की जीडीपी जो है वो 100 रुपए है और इन सभी कंपनीज की जो वर्थ मैंने जोड़ी वो 99 रुपीज है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 99/100 विच विल बी 99%। तो आपको ग्राफ में 99 वैल्यू दिखा दी जाती है। अगर हम एक एवरेज इसकी बात करें यार मार्केट कैप की, एवरेज वैल्यू ऑफ मार्केट कैप अपॉन जीडीपी, दिस इज 75। अगर हम अभी की बात करें 2020 की, ये वैल्यू 58 पे गिर गई है। क्यों गिर गई है 58 पे, क्योंकि आपका स्टॉक मार्केट एकदम से नीचे चला गया कोरोना की वजह से। और जो जीडीपी होती है यार वो एकदम से नीचे नहीं जाती, वो धीरे धीरे जाती है। मार्केट जो कैप है ये एक डायनामिक वैल्यू है ज्यादा एज कंपेयर टू द जीडीपी। ये जीडीपी धीरे धीरे जाएगी, मार्केट एकदम से नीचे गया। सिमिलरली क्या ये हमेशा 100 के नीचे रहता है? मैंने कहा ना, ऐसे भी टाइम आते हैं जब ये ऊपर जाता है। जैसे अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 2008 की अगर बात करूं, सो मैं बोल सकता उस टाइम यार आपका 103 आया था यही मार्केट कैप अपॉन जीडीपी। फिर सिमिलरली अगर मैं फाइनेंशियल ईयर 7 की बात करूं, दिसंबर फाइनेंशियल ईयर 2007 की बात करूं, तो यही नंबर 149 पे जंप हो गया था। बहुत बड़ा मार्केट एकदम से ऊपर चला गया था। क्यों गया था? क्योंकि यार अब 2003 से 2007 तक 8 तक इनफैक्ट हमारा क्या चल रहा था, बुल रन चल रहा था। बुल रन मतलब एकदम से भाई लहर आ गई है, सब लोग बोल रहे हैं स्टॉक मार्केट में पैसा डालो, बढ़ रहा है, तो लोग जबरदस्ती वैल्यू को इन्फ्लेट कर देते हैं। भैया ये सारी चीजें बता क्यों रहे हो? मैंने कहा इसलिए बता रहा हूं, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कि ये जो सारी कंपनीज हैं और ये जो जीडीपी है इसके बीच में कितना स्ट्रेट कोरिलेशन है, कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, 75% तक, वर्स्ट केस में भी आधे से ज्यादा, और यहां पे तो ज्यादा कर रही है जीडीपी से भी ज्यादा। क्या मैं बोल सकता हूं, जो मैंने सेंसेक्स इंडेक्स आपको बताया था और जो निफ्टी इंडेक्स मैंने बताया था, वो इंडेक्स जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं किसके, जीडीपी के। क्या मैं बोल सकता हूं एक आम आदमी की क्या जिंदगी चल रही है वो आपको बताते हैं। जैसे अभी स्टॉक मार्केट डाउन चल रहा है तो आप देख सकते हो यार अपनी सराउंडिंग के अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट का इशू हो रहा है, ठीक है, काम रोज नहीं हो पा रहा है, काम में बहुत रुक गया है, पैसा रुक चुका है। सो आपको स्टॉक मार्केट क्या है, डाउन भी है, इंडेक्स भी आपके सारे के सारे डाउन आ रखे हैं। आई होप हमें कुछ चीजें समझ में आ रही हैं। अब यार इसी चीज को हम आगे लेके चलते हैं। अब होता क्या है, अब वॉरेन बफेट ने यार एक चीज कही है कि द स्किल एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इन द लॉन्ग रन इज एब्सोल्युटली जीरो, इज नियरली जीरो। वॉरेन बफेट यार वो आदमी है जो कि बादशाह है इन्वेस्टमेंट की दुनिया का। और जब वो व्यक्ति कह रहा है कि जब आप स्टॉक मार्केट में बहुत लंबे समय के लिए खेलते हो, 20 साल, 30 साल, 40 साल, तो भैया आप पैसा कमाओगे ही कमाओगे। क्यों?
क्योंकि भाई लॉन्ग रन में उनका कहना है कि द स्किल्स रिक्वायर्ड एंड नॉलेज रिक्वायर्ड टू अर्न मनी इज नियरली जीरो। कोई भी व्यक्ति कमा सकता है। अब आप बोलोगे भैया कोई भी व्यक्ति कमा सकता है, मैं तो अपने पड़ोस में 25 लोगों को जानता हूं जो कि भाई 2 लाख रुपए के कर्ज में या पता नहीं क्या स्टॉक मार्केट में डूब के आ गए। मैंने कहा यार सुनो, वो डूबे हैं क्योंकि उन्होंने ज्यादा लंबा गेम नहीं खेला है। यहां पे मैं आपके साथ कुछ फैक्ट्स शेयर करना चाहूंगा। वॉरेन बफेट ने एक चीज और ही कही है यार, द फ्यूचर जनरेशन नो मैटर वॉट द फ्यूचर जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस जनरेशन। इसका मतलब क्या है यार कि जो हमारी अगली जनरेशन होगी उसके पास हमसे ज्यादा सुविधाएं होंगी, हमसे ज्यादा वो खर्च कर सकती होगी। अगर आप आज से 50 साल पहले यार कंपेयर करो, 100 साल पहले, 200 साल पहले, 500 साल पहले, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह ऊंट पे बैठ के जाते थे या पैदल जाते थे। पर आज के दिन आपके पास 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और बुलेट ट्रेन तक आ चुकी हैं, राइट। वहीं पे अगर आप 200 साल पहले जाओगे तो लोग टेलीफोन भी नहीं होता था, चिट्ठियां भेजते थे। आज के दिन भाई व्हाट्सएप जा रहे हैं। सो ये एकदम से इंप्रूवमेंट आया है और हम बोल सकते हैं कि सिमिलरली यार आगे भी इंप्रूवमेंट आएगा। अब आप बोलोगे भैया देखो कोरोना आ गया, क्या गारंटी है कि कल को आएगा या नहीं आएगा। मैंने कहा जनाब आज से अगर हम हजारों साल पहले भी चले जाएं ना, तो हम ह्यूमन स्पीसी ऐसी हैं कि एक समय ना हुआ करता था यार जब हमारा शेर भी शिकार कर लिया करता था, ठीक है। जो जानवर वगैरह हैं जंगल के वो भी हमें मार दिया करते थे। पर आज के दिन हम फूड चेन के टॉप पे आ गए हैं। क्यों आ गए हैं? बीच में कितने सारे पेंडेमिक आए, बीच में कितने सारे तूफान आए, फेमीन्स आए, बीमारियां आई, पता नहीं क्या क्या हुआ, सरकारें बदली, तख्ता पलट हुए, ठीक है, डिक्टेटरशिप आई, सारी चीजें हुई। बट ह्यूमन रेस है वो प्रीवियस जनरेशन से एक बेटर जनरेशन निकल के आई। तो नो मैटर व्हाट द फ्यूचर जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ अनटिल अनलेस आउटर स्पेस से आके एक चीज गिर जाए, ठीक है। और उस केस में तो यार सारे लोग मर जाएंगे। चीज हमें समझ में आ रही है? या न्यूक्लियर बॉम्ब हो गए तो उस केस में जो आपने घर में पैसा रख रखा है वो भी किस काम का, राइट। स्टॉक मार्केट डूबेगा तो आप भी वैसे सभी खत्म होगा, राइट। अनटिल अनलेस हम बहुत ही कुछ एक्सट्रीम की बात नहीं कर रहे। नो मैटर व्हाट द फ्यूचर जनरेशन विल ऑलवेज लीड अ बेटर लाइफ। सो मैंने कहा क्या मैं बोल सकता हूं अगर ऐसा है तो क्यों ना मैं अपना पैसा इंडिया पे लगा दूं। भैया इंडिया पे पैसा कैसे लगाते हैं? मैंने कहा इंडिया पे पैसा लगाने का मतलब है जीडीपी पे पैसा लगा दो। और जीडीपी पे पैसा लगाने का मतलब है, मैंने अभी मार्केट कैप का कॉन्सेप्ट बताया कि कितना उनका ज्यादा कंट्रीब्यूशन होता है। मेरा बोलना है कि आप अपना पैसा सेंसेक्स और निफ्टी इंडेक्स पे डाल दो। भैया इनके ऊपर पैसा कैसे लगाते हैं? मैंने कहा इनके ऊपर पैसा इसलिए ऐसे लगाते हैं यार, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। जब मैं बोलता हूं निफ्टी के अंदर टॉप 50 कंपनियां आती हैं, तो वो टॉप 50 कंपनी कांस्टेंट नहीं है, वो बदलती रहती है डिपेंडिंग अपॉन आज कौन पहले नंबर पे, आज कौन दूसरे नंबर पे। एक छोटा सा एग्जांपल यार यहां पे मैं शेयर करना चाहूंगा। इंडिया का मैंने टोटल जीडीपी आपको कितना बताया था? 210 लाख करोड़। आपको पता है इन टॉप 50 में जो पहली रिलायंस आती है उसकी अकेली का कितना है? 10 लाख करोड़। 10 लाख करोड़। अगर आप देखोगे ये 10 इस 210 का लगभग 5% है। सिमिलरली जब आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ सबको ऐड कर देते हो टॉप 30-50 को, क्या आपको समझ में आ रहा है इस 200 जीडीपी में कितना इंपॉर्टेंट रोल है इनका? सो मैंने कहा ओके तो अगर मैं इन 50 कंपनियों में डाल दूं पैसा तो कल को मेरे को अमीर बनना है ही, कल को मेरा पैसा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। किसी ने पूछा भैया व्हाट इफ कल को रिलायंस डूब गई? काफी लोग गालियां निकालेंगे क्योंकि उन्होंने शेयर खरीद रखे। मैं जस्ट एक एग्जांपल ले रहा हूं, नहीं डूब रही है बट एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम करते हैं ये नहीं है। मैंने कहा निफ्टी का मतलब ही ये है, अगर ये चीज हट गई तो इसकी जगह जो फर्स्ट पे आएगी अब वो 50 कंपनी में आएगी। भैया मैं समझा नहीं। आज से अगर हम काफी साल पहले की बात करें 1980 की, तो यार हमारी टॉप कंपनीज होती थी हिंदुस्तान मोटर्स, ठीक है, ओसवाल केमिकल्स। पर आज के दिन वो टॉप 50 कंपनीज में नहीं है। चीज समझ में आ रही है? तो बेसिकली ये पूरे टाइम बदलता रहता है डिपेंडिंग अपॉन ऊपर कौन आ रखा है, राइट। तो आप हमेशा देश की टॉप क्रीम में डाल रहे हो। इंडिया बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, ये बढ़ेगा तो आपका पैसा भी बढ़ेगा। अब आप बोलोगे भैया जब मैंने ये वीडियो खोला था तो मैंने इस उम्मीद से खोला था कि आप मुझे ये बताओगे कि यार अमन कि यार तो इस सेक्टर में पैसा डाल दे, आप फार्मा में डाल दो, कोरोना आ रखा है एकदम से ग्रो कर रहा है, या फिर ये पर्टिकुलर स्टॉक पकड़ो या ये वाले म्यूचुअल फंड्स पकड़ो, इसमें पैसा डालो। मैंने कहा मैं ऐसा कुछ नहीं बताऊंगा बताएंगे, हम डिस्कस करेंगे आने वाले कोर्सेज में, पर अभी इसलिए नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि जनाब क्योंकि फ्यूचर मेरे को नहीं पता। और अगर आपको कोई बोलता है उसको फ्यूचर किसी को पता है तो वो झूठ बोल रहा है। किस व्यक्ति को पता था कि यार कोरोना आ जाएगा? आप में से कुछ बोलेंगे नहीं भैया कुछ लोगों ने गेस कर लिया था कि पेंडेमिक आने वाला है। मैंने कहा गेस कर रखा था कि पेंडेमिक आएगा,
कब आएगा, कौन सा आएगा, क्या बीमारी होगी, ये तो किसी को नहीं पता था। और उससे स्टॉक मार्केट पे क्या असर पड़ेगा, कौन से सेक्टर ऊपर जाएंगे। फार्मा का तो नोन था, बाकी सेक्टरों में किस में बूम अप नीचे जाएगा नहीं पता था। आज से 50 साल पहले अगर हम जाएं तो किसको पता था कि आज के दिन यार हमारी जो टेक्नोलॉजी है, मोबाइल हो गए, इंटरनेट हो गए, इसमें है पैसा सारा का सारा। तो हम कैसे गेस कर सकते हैं आज से 20 साल बाद, 30 साल बाद, जैसे वॉरेन बफेट ने कहा है कि 20, 30, 40 साल में कोई भी व्यक्ति पैसा डूब नहीं सकता अगर वो ढंग से थोड़ा सा दिमाग लगाए। और थोड़े से दिमाग का मतलब है वो अपने देश में पैसा डाल दे। इंडिया की जीडीपी में अगर आप पैसा लगाते हो आपका पैसा नहीं डूबता, पर आप इंडिविजुअल स्टॉक को पकड़ते हो, आपको नहीं पता कि वो कल को ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। अब आप बोलोगे भैया काफी लोग इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं और बहुत पैसा कमाते हैं, मैं अपने घर में किसी को जानता हूं। मैंने कहा हाँ, पर जनाब इसमें नॉलेज चाहिए, स्किल चाहिए और टाइम चाहिए। आपके पास तीनों में से कौन सी है? नॉलेज और स्किल। नॉलेज आप एक्वायर कर सकते हो, स्किल आप प्रैक्टिस से एक्वायर कर सकते हो, टाइम है आपके पास। 1000 अगर लोग अभी देख रहे हैं उनमें से 1-2 व्यक्ति ही है जो फुल टाइम ये बनना की सोच रहा है। तो बाकी जो जितने भी 999 लोग हैं उनको मैं बोलता हूं नो नॉलेज इन्वेस्टर। क्या है वो? नो नॉलेज इन्वेस्टर, जिनके पास ज्यादा नॉलेज नहीं है ना समय है। क्यों? क्योंकि आपको अपनी लाइफस्टाइल भी जीनी है यार। 1 सेकंड के 200वें हिस्से में ट्रांजैक्शन हो रही होती हैं, ऊपर नीचे चीजें हो रही होती है, आप कितना देखोगे मार्केट को। मैंने कहा सबसे सेफ बेट होती है आप इंडिया में जीडीपी में डाल दो। और अगर आपने डाला होता, अगर मैं पिछले फैक्ट्स देखूं तो हमें लगभग 16% का रिटर्न मिला है, जो कि आपके बैंक के 7% या आपके चाहे गोल्ड के 10, रियल स्टेट के 10 से 12% से बहुत बड़ी एक वैल्यू होती है। अब मैंने कहा यहां पे अभी मैं कुछ कंक्लूड नहीं कर रहा हूं यार, थोड़ा भी और आगे इसे लेके चलते हैं। होता क्या यार, मार्केट में काफी बार है ना वैल्यूज इन्फ्लेट हो जाती हैं। भैया मार्केट आप अगेंस्ट क्यों हो इंट्राडे ट्रेडिंग या इन सब के? मैंने कहा अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो सिखाऊंगा थोड़े दिनों बाद में। मैं बस कुछ फैक्ट्स आपको बताना चाहता हूं। क्या मैंने लास्ट वीडियो में यार रियल स्टेट के बारे में आपको कुछ बताया था और मैंने एक एग्जांपल लिया था गुड़गांव का। गुड़गांव के अंदर कमर्शियल प्रॉपर्टीज का मैंने एग्जांपल लिया कि 2001 में यार अगर वहां पे 100 रुपए किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू थी, 2003 में वही वैल्यू कितनी हो गई थी यार? 300 रुपए हो गई थी। और 2009 के एंड तक वही वैल्यू कितनी हो गई थी? 1200 हो गई थी। और 2014 के एंड तक वही वैल्यू कितनी हो गई थी? 1400 रुपए हो गई थी। और वही 2015 के एंड तक कितनी हो गई थी यार? वो हो गई थी 1500 रुपए। क्या आप यहां पे देख सकते हो? अगर मैं आपका ध्यान लाऊं, शुरुआत के 9 साल में 12 टाइम्स पैसा बढ़ गया है। अगर मैं रिटर्न निकल के आऊं तो 33% रिटर्न आ रहा है। कहां स्टॉक मार्केट का 16%, कहां 33%? मैंने कहा जनाब वैल्यूज जबरदस्ती इन्फ्लेट कर दी गई हैं। सबने कहा रियल स्टेट में पैसा डाल दो, पैसा डाल दो, तो जो चीज 100 रुपए की थी उसे 120, महंगाई बढ़ रही है, प्रॉफिट मिलेगा 120, 140, 150, 200 रुपए तक दिए। 1200 रुपए जनाब जिस चीज के दिए हैं वो 1200 की है ही नहीं। और ये बबल जो होता है यार, ये आज नहीं तो कल फटता है। और यहां का आप सीधा एग्जांपल देख सकते हो कि अगले 10 साल में 1200 से 2 गुना भी नहीं हुआ। जहां 12 गुना हुआ था अब 2 गुना भी नहीं हुआ, 1200 से सिर्फ 1500 गया। अगर मैं इधर देखूं तो सिर्फ 3% रिटर्न आया है। अगर मैं पूरा एक एवरेज निकालूं तो अभी 15% रिटर्न आया है। और अभी इसे और जाने दो, और फैक्ट्स आने दो, आप देखोगे कि यार इन द लॉन्ग रन एक सिंपल चीज यार मैंने जो लास्ट वीडियो में भी समझाई थी कि कोई भी प्रॉपर्टी है, यहाँ पे प्रॉपर्टी से यार कंफ्यूज मत होना। प्रॉपर्टी हो गए, स्टॉक्स हो गए, कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। किसी भी प्रॉपर्टी की जो प्राइस होती है यार वो उसके पी रेशियो पे डिपेंड करती है इनटू इट्स अर्निंग। भैया पी रेशियो क्या होता है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, आगे भी इस सीरीज में बताएंगे, डोंट वरी। ये चीज यार लगभग कांस्टेंट रहती है। अर्निंग से ही आपकी प्राइस ऑफ प्रॉपर्टी बढ़ती है। अब अर्निंग आपकी यार डिपेंड करती है सैलरी पे, कि सैलरी आपकी किस हिसाब से बढ़ रही है। हर व्यक्ति की सैलरी लगभग 10% से बढ़ती है। अगर सैलरी 10% से बढ़ती है, क्या मैं बोल सकता हूं रेंट भी यार 10% से बढ़ेगा? अगर रेंट 10% से बढ़ेगा तो क्या मैं बोल सकता हूं यार प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो भी लॉन्ग रन में 10 से 12% ही बढ़ेगी? और गूगल पे सर्च कर लो, यही वैल्यू आती है 10 से 12%। ये 15% भी अभी और 10 से 12 होने के चांसेस हैं। क्या चीज हमें समझ में आ रही है? वॉरेन बफेट ने क्या कहा है? वॉरेन बफेट ने क्या कहा है कि लॉन्ग रन में एक कंपनी के स्टॉक की वैल्यू क्या होती है वो इस बात पे निर्भर करती है कि लॉन्ग रन में वो कितना रेवेन्यू जनरेट कर रही है, उसका वैल्यू क्या है। अगर आप हर दिन उसकी ट्रेडिंग देखोगे, हर दिन तो यार ऐसी ही है, वो उसको इन्फ्लेट कर देंगे। किसी दिन नीचे आएगा, फिर ऊपर चला जाएगा, नीचे आएगा, आप बैठ के ऐसे देखते रहो उसको। आपके पास जिंदगी में अगर और कोई काम नहीं है तो आप बैठ के देखते रहो, पर आपके पास एक लाइफ है, आपके पास एक फैमिली, आपके पास और लोग हैं, और यहां से एक अच्छा रिटर्न आता है। जब आप सेंसेक्स निफ्टी में डालते हो, एक बार पैसा डालते हो और भूल जाओ 30 साल के लिए, फिर नहीं देखना कि कहां ऊपर जा रहा है, कहां नीचे जा रहा है। 30 साल बाद निकालना, वैल्यू बड़ी मिलेगी। क्यों? क्योंकि हमारा देश ग्रो करेगा और ह्यूमन स्पीसीज एज अ होल ग्रो करेगी। सिर्फ इंडिया की बात नहीं हो रही यहां पे।
ये चीज हमें समझ में आ रही है, ठीक है। तो किसी व्यक्ति ने यहाँ पे 33% पे यार डाला होता, ठीक है, उस व्यक्ति को पैसा और मिल रहा है। इंट्राडे ट्रेडिंग क्या है बेसिकली, आप थोड़े दिनों के लिए जो टाइम में पैसा डालते हो वो है क्या बेसिकली, आपने इस दौरान पैसा डाला, आपको 33% रिटर्न मिला, आपने इस दौरान बच गए तो आपको सिर्फ 33 मिला। निफ्टी क्या है, मैंने कहा डाल के भूल जाओ यार, लॉन्ग रन में 15% तो मिलेगा ही मिलेगा, कोई झंझट नहीं है। अब यार इन व्यक्तियों को भी पता नहीं है ना कि 33% एक्यूरेट लाना भी तो आसान नहीं है, इसको थोड़ी ना पता था कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, आया ना। तो ये तो भाई खरीद के रखेगा, तो काफी बार क्या होता है, लॉसेस भी होते हैं, काफी बार गेन्स भी होते हैं। पर मैंने कहा डाल के भूल जाओ ना, देश में थोड़े फंडे हमें समझ में यहां पर आ रहे हैं। अगली चीज के ऊपर डालते हैं। अब जब हम स्टॉक मार्केट की यार बात करते हैं, दो चीजें होती हैं, पहला होता है इन्वेस्टिंग और दूसरा होता है स्पेक्यूलेशन। भैया इन्वेस्टिंग क्या होती है, इन्वेस्टिंग होती है आपने कहीं पे पैसा इन्वेस्ट किया, वो अब आपकी एसेट हो गई है और अब वो आपके लिए कुछ प्रोड्यूस कर रही होगी, राइट, दिस इज इन्वेस्टमेंट। जैसे आप घर में पैसा लगाते हो तो हर दिन यार भारी मुंह लगा के नहीं खड़े रहते ना कि यार आज क्या वैल्यू हो गई, ऊपर गई नीचे गई तो अकॉर्डिंगली बेच देता हूं। तो ये होती है यार इन्वेस्टमेंट। स्पेक्यूलेशन क्या होती है कि आप मार्केट को जज करने की कोशिश करते हो कि आज ऊपर जाएगा या आज नीचे जाएगा। अब यार रियलिटी ये है कि मार्केट में जितने भी गुरुज बैठे हैं, मैं ये नहीं कह रहा उन्हें नॉलेज है, पर मैं ये कह रहा हूं कि वो फ्यूचर प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते। चीज आपको समझ में आ रही है? जस्ट बिकॉज कोई चार्ट पढ़ सकता है, जस्ट बिकॉज कोई यूं इसको एक छोटे से एग्जांपल से यार मैं समझाने की कोशिश करता हूं। मुझे पता है ये काफी कंट्रोवर्शियल है और कुछ प्रूफ चाहिए इस चीज को, तो ये यार प्रूफ है ना, हमें रियल लाइफ से ही मिलेंगे या फिर ठोकर खा के मिलेंगे। रियल लाइफ से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, मैं किसी भी प्रोफेशन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूं यार, मेरा सिंपल मकसद यहाँ पे क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। मेरे को कुछ फंडे बच्चों को बताने, दैट्स इट, एक नॉर्मल फाइनेंशियल ज्ञान जो सबको होन पास होना चाहिए। तो मैं किसी प्रोफेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा हूँ। एक बार क्या हुआ यार, मैं लॉन टेनिस खेलता था बचपन में, ठीक है, तो पापा पंडित के पास गए, पंडित से पूछा क्या ये लॉन टेनिस प्लेयर बनेगा? पंडित ने कहा ये नहीं बन रहा। और मैंने कहा पापा मैं तो बनूंगा, मैं तो 7 साल से खेल रहा हूँ। पर पंडित ने कहा नहीं बना और मैं बना भी नहीं। पापा ने मेरे को 11th में इंजीनियरिंग में डाल दिया। फिर पापा पंडित के पास दोबारा गए जब मैं कॉलेज के अंदर था, और पापा ने पूछा ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, क्या ये निकाल लेगा? पंडित ने कहा गारंटीड निकाल लेगा, ये तो हीरा है, ये पैदा ही इसके लिए हुआ था। मैंने भाई सिर्फ साल भर तैयारी की थी, उसके बाद मैंने पेपर भी अटेम्प्ट नहीं दिया, मैं 22 साल का हूँ। फिर अब मान लो कल को मेरी शादी होती है, कुछ भी होता है, पापा वापस पंडित के पास जाएंगे कि कब कराएं शादी, किस उम्र में कराएं? पंडित कुछ ना कुछ एज दे देगा। क्या आप चीज समझ पा रहे हो? अभी तक के स्टार्ट्स देखें तो एक बार पंडित सही हुआ है, एक बार मैं सही हुआ हूं। एक बार पंडित सही हुआ है, एक बार मुझे पता था यार यूपीएससी में जब मैं घुसा था कि मुझे प्राइवेट सेक्टर में जाने में प्रिपरेशन कर रहा था, एक बार मैं सही हुआ हूं। पर थर्ड टाइम भी पापा किसके पास जाएंगे? पंडित के पास। क्यों? क्योंकि पंडित को कुछ चार्ट पढ़ने आते हैं, पंडित जी ने कुछ डिग्री कर रखी है, माला वाला पहन रखी है, तिलक लगा रखे हैं। तो एक ह्यूमन नेचर होता है कि यार इनको शायद ज्यादा पता होगा। अब मैंने कहा यार फ्यूचर है, गैस थोड़ी ना कर सकते। एक और एग्जांपल लेके दिखाता हूं, शायद आप उससे बेटर और समझ पाओ। मान लो मैंने क्या किया, एक डाइस ले ली, ठीक है, या डाइस में तो चलो फिर भी 6 फेसेस होते हैं, थोड़ा मुश्किल हो सकता है समझना। एक कॉइन ले लिया, कॉइन के 2 हिस्से होते हैं, एक हेड और एक टेल। मैंने कहा कि मैंने 2 बार इस कॉइन को करा, 2 बार हेड आया। तीसरी बार जब मैंने कहा, आपसे पूछा हेड आएगा टेल आएगा, आपने बोला 2 बार से हेड आ रहा है तो इस बार भी हेड आना चाहिए। किसी ने कहा 2 बार से हेड आ रहा है तो कभी तो टेल आएगा, तो किसी ने कहा टेल आना चाहिए। ठीक है, ये हो गए आप लेमैन कि एक राह चलते आदमी से पूछ लिया। यही सेम चीज किसी इंजीनियर से जाके पूछी तो इंजीनियर ने क्या कहा, क्यों ना इस कॉइन को लेते हैं और 1000 बार फ्लिप करते हैं और देखते हैं क्या प्रोबेबिलिटी आ रही है। तो उसने कहा 520 बार टेल्स आया, 480 बार हेड आया। अभी भी मजा नहीं आया, दोबारा 1000 बार फ्लिप करके देखते हैं। उनसे पता चला 470 बार ये आया और 530 बार ये आया। और ये जिंदगी भर के लिए करते रहो और लास्ट में रिजल्ट क्या आता है कि यार इनमें से कुछ भी आ सकता है, दोनों की हाफ प्रोबेबिलिटी है। पर हमने यार कुछ चार्ट्स बना लिए, देखो ये आप पढ़ सकते हो। यही सेम चीज आप किसी साइंटिस्ट को देते हो कि जनाब जी बताएं क्या आएगा। साइंटिस्ट बोलेगा मेरे पास 3 PhD है, मेरे पास फलाना है, मैं इसका मटेरियल बताता हूँ। ओके, ये इस मटेरियल का बना है, इसको फ्लिप करेंगे, हवा में क्या क्या चीजें हैं, कितनी रोटेशन ये लेगा, डिपेंडिंग अपॉन कितनी रोटेशन लेगा, किसके आने के क्या चांस है। 2 महीने लगाए
और 2 महीने के बाद उन्होंने भी कुछ चार्ट्स बना के दिए, रिपोर्ट बनाई, और बाद में पता चला कि हाफ प्रोबेबिलिटी ही आएगी। आप चीज़ समझ पा रहे हो? फ्यूचर कोई प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। अगर आपको कोई बोलता है वो कर सकता है तो वो गलत बोल रहा है। आज से 50 साल पहले वाले लोग नहीं बता सकते थे आज मोबाइल पे काम हो रहा होगा, और हो रहा होगा तो किस स्केल पे हो रहा होगा, कौन सा सेक्टर ऊपर या नीचे होगा। चीज़ समझ में आ रही है हमारी? अब जब हम निफ्टी में पैसा डालते हैं यार, तो आपका जो पैसा होता है वो एक कंपनी में नहीं डलता, वो सारी की सारी 50 कंपनियों में बट जाता है। तो आपने एक तरह से सारे सेक्टर में डाल दिया। वो सारे सेक्टर्स जो कि ग्रो कर रहे हैं, वो 50 कंपनियां जो कि ग्रो कर रही हैं और हमेशा ग्रो करती रहेंगी। ठीक है, चीज़ समझ में आ रही है? जैसे ही कोई फ्लॉप हुई इसमें से, वो हट जाएगी और इसकी जगह कोई दूसरी आएगी, तो आपका पैसा हमेशा टॉप 50 में लग रहा है। देश में पैसा लगा दिया हमने। आई होप आज की क्लास में हमें कुछ चीज़ें क्लियर हो गई होंगी मार्केट के बारे में। आने वाली क्लासेस में हम थोड़ा और डेप्थ कवर जाएंगे, थोड़ी और चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं, पर मज़ा ज़रूर आएगा। तो इसी के साथ आज की क्लास यार यहीं समाप्त करते हैं। आई एम सॉरी अगर मैंने किसी को ऑफेंड किया हो तो, और अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो, थोड़ी लंबी हो गई थी, बोरिंग हो गई थी यार, ठीक है, क्योंकि लंबी क्लास है, काफ़ी दिनों से ली नहीं होंगी, आप में से काफ़ी उन्हें कॉलेज के अंदर हैं हम, पर यार ये सारी जो फाइनेंशियल नॉलेज है ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, रियल लाइफ में बहुत ज़रूरी होती है। आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें यार, और अपने पेरेंट्स को साथ भी डिस्कस करें इस चीज़ को, अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करें। और लास्ट वीडियो में यार आपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारा प्यार दिया, थैंक यू। तब तक के लिए बाय बाय, सी या, टेक केयर।